5 जून 2023 को हैदराबाद के एक पुलिस थाने में एक मंदिर का पुजारी अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाता है। इस मामले में जांच आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड खुलासे होने शुरू होते हैं कि पुलिस वाले भी शॉक्ड रह जाते हैं। कुछ अपने ही लड़की के दोषी निकलते हैं। पूरा मामला अवैध संबंध, झूठ और धोखाधड़ी का निकलता है। खुलासे के बाद रिश्ता भी शर्मसार होता है और अंत में हुए खुलासे के बाद तो लोग लड़की के साथ हुए हादसे को एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने तक लगते हैं। तो आखिर क्या है इस कुरुंगती अप्सरा मर्डर केस की पूरी कहानी? लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था और आखिर लड़की ने ऐसा क्या किया था कि उसके मरने के बाद लोग इसे एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने लगे? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये मामला पहली बार 5 जून 2023 को पुलिस के सामने आता है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी जब अपने अपने काम में बिजी थे, तभी शरीर पर सफेद वस्त्र धारण किए और माथे पर तिलक लगाए एक व्यक्ति थाने के अंदर दाखिल होता है। पुलिस वालों को यह व्यक्ति अपना नाम अय्यागरी साई कृष्णा बताता है। इसकी उम्र 36 साल थी। पुलिस वालों के सामने अय्यागरी बताता है कि 2 दिन पहले यानी 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में मैंने अपनी 30 साल की भांजी कुरुंगंती अप्सरा को अपने कार से ड्रॉप किया था। उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए भद्राचलम जाना था। मैं अपनी भांजी को वहां ड्रॉप करके अपने घर चला गया। उसकी थोड़ी ही देर बाद जब भांजी के मोबाइल पर फोन करने का प्रयास किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। यहां तक कि काफी इंतजार के बाद भी उसका मोबाइल स्विच ऑन नहीं हुआ। कई दोस्तों से भी उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, मगर उसके दोस्तों ने भी बताया कि अप्सरा के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के सामने अय्यागरी साई कृष्णा खुद को हैदराबाद के सरूर नगर इलाके के एक मंदिर का पुजारी बताता है। मामला एक लड़की के गायब होने का था, इसलिए पुलिस वाले भी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और मामला दर्ज होते ही जांच पड़ताल शुरू की जाती है। पुलिस के सामने अय्यागरी ने बयान दिया था कि आखिरी बार अप्सरा उसी के साथ कार में बाहर गई थी। इसलिए पुलिस वाले इस बात को कंफर्म करने के लिए अप्सरा की मां से सबसे पहले मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या आखिरी बार आपकी बेटी अप्सरा अय्यागरी के साथ ही बाहर गई थी। अप्सरा की मां पुलिस वालों की बात पर सहमति जताती हैं। जैसा कि पहले अय्यागरी ने बयान दिया था कि 3 जून की रात को ही उसने अपनी भांजी को शमशाबाद के एक लोकेशन पर ड्रॉप किया था। वहां से अप्सरा को भद्राचलम जाना था, जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। इसलिए पुलिस वाले अप्सरा के पिकअप लोकेशन से लेकर अय्यागरी द्वारा बताए गए अनुमानित ड्रॉप लोकेशन को मार्क करते हैं। अब इस बीच मिलने वाले एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला किया जाता है। अय्यागरी द्वारा बताए गए पिकअप और ड्रॉप लोकेशन के बीच की दूरी 21 किलोमीटर के आसपास थी। शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को पता चलता है कि इन 21 किलोमीटर के बीच में सैकड़ों सीसीटीवी लगे हुए हैं। लड़की का पता लगाने के लिए जरूरी था कि पुलिस वाले एक एक सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करें, और पुलिस वाले ऐसा करते भी हैं। जांच की शुरुआत सबसे पहले अप्सरा के घर के पास से मिले सीसीटीवी फुटेज से होती है। घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जब जांच की जाती है तो उसमें अप्सरा अपने मामा अय्यागरी साई कृष्णा के साथ जाती हुई दिखाई देती हैं। इस तरह अय्यागरी का यह बयान तो सही पाया जाता है कि आखिरी बार अप्सरा उसके साथ घर के बाहर गई थी। अब पुलिस वाले अय्यागरी द्वारा बताए गए ड्रॉप लोकेशन के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करते हैं। इस इलाके के आसपास के कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस वाले छान मारते हैं, मगर एक भी फुटेज में अय्यागरी अपनी कार से अप्सरा को ड्रॉप करते हुए नजर नहीं आता है। पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अय्यागरी द्वारा बताए गई लोकेशन से और आगे जाकर आसपास के इलाकों में भी जांच पड़ताल करते हैं, मगर कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि अय्यागरी ने कहीं पर भी अप्सरा को अपनी कार से ड्रॉप किया है। जब कहीं से भी पुलिस वालों को अप्सरा के ड्रॉप लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, तो पुलिस वाले एक बार फिर से अय्यागरी से ही पूछताछ करने का फैसला करते हैं। जब इस मामले में दोबारा से अय्यागरी से पूछताछ की शुरुआत होती है तो पुलिस के सामने वो हड़बड़ा सा जाता है और अब दूसरी ड्रॉप लोकेशन के बारे में बताने लगता है। मतलब कि अय्यागरी ने अब अपना बयान बदलना शुरू कर दिया था। जब अय्यागरी अपना बयान बदलने लगता है तो पुलिस वालों को इस पर शक होना शुरू हो जाता है और अब अय्यागरी से ही गहराई से पूछताछ करने का फैसला किया जाता है।
जैसे जैसे पुलिस वालों की पूछताछ आगे बढ़ती है, अय्यागरी पुलिस वालों को नई नई कहानियां सुनाने लगता है और लगातार अपने बयान बदलने लगता है। मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि पुलिस वाले अपना तरीका अपनाना शुरू करते हैं तो अय्यागरी सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देता है। पुलिस के सामने जब अय्यागरी मामले की सच्चाई बताता है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। अय्यागरी पुलिस वालों को बताता है कि उसने अपनी भांजी अप्सरा को कहीं भी ड्रॉप नहीं किया था, बल्कि उसने उसे मार दिया है। पुलिस वालों के सामने अय्यागरी बयान देता है कि 3 जून की रात घूमने जाने के बहाने से अपनी भांजी अप्सरा को वो अपनी कार में बैठाता है। फिर वो उसे शमशाबाद के एक बेहद ही सुनसान इलाके में पहाड़ी के ऊपर लेकर चला जाता है। यहाँ इन दोनों में किसी बात को लेकर बहस होती है और फिर यहीं पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अय्यागरी अपनी भांजी के मुंह पर जोर से मार देता है। एक बार नहीं, बल्कि लगातार अय्यागरी अप्सरा के चेहरे पर पत्थर से वार करता है और बड़ी बेरहमी से उसे कुचलकर मार देता है। अपनी भांजी की जान लेने के बाद अय्यागरी को लाश ठिकाने लगाने की चिंता सताने लगती है। इसलिए पहले तो वो लाश को एक प्लास्टिक में अच्छे से लपेटता है और फिर उसे अपनी कार की डिग्गी में रखकर एक ऐसी जगह की तलाश में लग जाता है जहां लाश को जलाया जा सके। इस तलाश में वो एक और सुनसान जगह पर पहुंचता है और अपनी कार खड़ी करके लकड़ी की तलाश में लग जाता है। मगर उसे एक लाश को जलाने लायक लकड़ी नहीं मिलती है। इसके अलावा उसे पकड़े जाने का भी डर सताने लगता है। इसलिए अब वो लाश को जलाने का अपना फैसला बदल देता है और अब दूसरे तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है। लाश को गाड़ी की डिग्गी में ही रखकर वो उसे कुछ देर तक अपने घर की पार्किंग में ही खड़ी रखता है और फिर मौका मिलते ही कार लेकर उस मंदिर के पीछे चला जाता है जहां वो पुजारी के तौर पर काम किया करता था। इस मंदिर के पीछे मंडल रेवेन्यू अफसर का दफ्तर था। इस दफ्तर के पास एक बड़ा सा मैनहोल था। जब चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है तो अय्यागरी अपनी कार को इसी मैनहोल के पास लेकर जाता है और मौका पाते ही अप्सरा की लाश को उसी मैनहोल में डालकर इसका ढक्कन बराबर से बंद कर देता है। कोई कभी भी इस लाश तक ना पहुंच पाए, इसलिए अय्यागरी 2 ट्रक मिट्टी भी उस मैनहोल के ऊपर डलवा देता है। हालांकि 2 ट्रक मिट्टी डालने के बावजूद अगले दिन अय्यागरी नोटिस करता है कि थोड़ी थोड़ी बदबू मैनहोल से बाहर आ रही है। इसलिए वो फिर मिट्टी हटाकर पहले मैनहोल के ऊपर अच्छे से सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा देता है, फिर उसे मिट्टी से ढक देता है। अब अय्यागरी को लगने लगता है कि उसने सही जगह लाश को ठिकाने लगा दिया है और अब वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। हालांकि एक समस्या थी कि उसकी बहन जानती थी कि अप्सरा को आखिरी बार अय्यागरी ही लेकर बाहर गया है। ऐसे में वो पुलिस से शिकायत कर सकती थी। इसलिए किसी को शक ना हो, इसलिए अय्यागरी खुद ही पुलिस के पास जाकर अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवा देता है। मगर उसकी ये चालाकी काम नहीं आती है और पुलिस के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता है। अब पुलिस वाले हत्या की मोटिव के बारे में पता लगाने का फैसला करते हैं। जब पुलिस वाले अय्यागरी से हत्या के कारण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो अय्यागरी कुछ और चौंका देने वाला खुलासा करता है। अय्यागरी के खुलासे के मुताबिक अप्सरा और अय्यागरी पिछले काफी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। देखते ही देखते दोनों का प्यार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ जाते हैं और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि अप्सरा गर्भवती हो गई हैं। प्रेग्नेंट होने की बात जब सामने आती है तो अप्सरा अय्यागरी पर दबाव बनाने लगती हैं कि अब ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि जितनी जल्दी हो तुम मुझसे शादी कर लो। मगर अय्यागरी के सामने समस्या ये थी कि उसकी शादी कई साल पहले ही किसी दूसरी लड़की से हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। ये बात अप्सरा भी जानती थी। इसलिए वो लगातार अप्सरा को समझाने की कोशिश करता है। इस पर अप्सरा कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। चूंकि अप्सरा और अय्यागरी का पहले से ही एक रिश्ता था, इसलिए अप्सरा की लाख जिद के बावजूद अय्यागरी शादी के लिए मना करता रहता है। इस बीच अय्यागरी के समझाने पर अप्सरा अपना अबॉर्शन करवा लेती है। अबॉर्शन के बाद भी वो लगातार अय्यागरी पर शादी के लिए दबाव बनाती रहती है। इसी के बाद अय्यागरी खौफनाक प्लान बनाना शुरू करता है और फिर 3 जून की रात आखिरी बार लॉन्ग ड्राइव के बहाने अप्सरा को लेकर घर से बाहर निकलता है। फिर उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है। यहां वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो चाहकर भी उससे शादी नहीं कर सकता है, मगर यहां भी अप्सरा कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होती है। अय्यागरी के मुताबिक जब अप्सरा किसी भी तरीके से समझने के लिए राजी नहीं होती है तो वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर
अप्सरा के चेहरे पर मार देता है और फिर वो लगातार हमले करके तब तक अप्सरा को मारता है जब तक कि उसे अप्सरा के मरने का यकीन नहीं हो जाता है। इस खुलासे के बाद अय्यागरी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। पुलिस जांच में अय्यागरी का इंटरनेट सर्च हिस्ट्री भी सामने आता है, जिससे पता चलता है कि उसने अप्सरा की हत्या करने से पहले इंटरनेट पर सर्च किया था, हाउ टू किल ह्यूमन बीइंग। आगे कुछ दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस वाले इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं। एक मामा भांजी के अवैध रिश्ते और हत्या की खबरें बाहर आते ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर देती हैं और आसपास के राज्यों की अखबारों में भी इस खबर को कवर किया जाता है। अब ये खबर जब तमिलनाडु पहुंचती है तो अप्सरा से जुड़ा एक बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। दरअसल जब ये खबर मीडिया के जरिए तमिलनाडु में रहने वाली धनलक्ष्मी नाम की महिला तक पहुंचती है तो वो मीडिया वालों के सामने एक चौंका देने वाला खुलासा करती है। दरअसल वो बताती है कि अय्यागरी ने जिस लड़की कुरुंगती अप्सरा की हत्या की है वो उसकी बहू है और इस बहू के चलते उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। आगे इस मामले में पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि कुछ साल पहले ही अप्सरा की शादी कोयम्बटूर के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राजा से हुई थी। कार्तिक राजा एक बड़ी कंपनी में काम करता था जहां उसे सैलरी के तौर पर अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। कार्तिक की मां के अनुसार शादी के बाद अप्सरा की मां के अरुणा भी अपनी बेटी के यहां ही रहने चली आती हैं। अब दोनों मां बेटी मिलकर उनके बेटे कार्तिक के पैसों पर ऐश करना शुरू कर देती हैं। ये लोग आए दिन 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं। रोजाना कार्तिक पर शॉपिंग करवाने का दबाव बनाने लगती हैं। इसके अलावा अप्सरा और उसकी मां कार्तिक के पैसों से हमेशा महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदना शुरू कर देती हैं। ये बात सच थी कि कार्तिक अच्छा पैसा कमा रहा था, मगर जब कार्तिक की बीवी और सासू मां बेतहाशा पैसा खर्च करने लगती हैं तो कार्तिक की भी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है और वो अपनी सासू मां और बीबी के शौक को पूरा करने के लिए 25 लाख का लोन ले लेता है। कार्तिक की मां के अनुसार दोनों मिलकर कार्तिक का ये पैसा भी खत्म कर देते हैं। इसके बाद भी ये लोग कार्तिक पर ज्यादा पैसे देने का दबाव बनाने लगते हैं, मगर अब कार्तिक की हिम्मत जवाब देने लगती है और वो अब पैसा देने से मना कर देता है। कार्तिक की मां के अनुसार जब कार्तिक पैसा देने से मना कर देता है तो अप्सरा अपनी मां के कहने पर कार्तिक पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा देती हैं। केस दर्ज होते ही पुलिस वाले कार्तिक को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। 15 दिन बाद बेल मिलने के बाद जब कार्तिक जेल से बाहर आता है तो समाज में उसे काफी ताने सुनने को मिलते हैं। इस शर्मिंदगी की वजह से कार्तिक एक दिन अपने हाथों से ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। जब कार्तिक की मौत की जानकारी अप्सरा और उसकी मां को मिलती है तो दोनों ज्वेलरी और पैसा लेकर रातों रात चुपके से हैदराबाद चली जाती हैं। कोई भी इन दोनों से संपर्क ना कर पाए, इसलिए दोनों अपना पुराना सिम भी बंद करवाकर नया नंबर ले लेते हैं। अब यहीं हैदराबाद में रहते हुए अय्यागरी और अप्सरा की नजदीकियां बढ़ती हैं और फिर ये नजदीकी बढ़ते बढ़ते अप्सरा की मौत पर जाकर खत्म होती हैं। जब अप्सरा और उसकी मां पर फर्जी केस उत्पीड़न का केस दर्ज करवाने और उसकी वजह से एक मासूम लड़के की जान जाने की बात सामने आती है तो लोग अप्सरा के साथ हुई घटना को एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने लगते हैं। आप केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अप्सरा की हत्या करने वाला अय्यागरी साईं कृष्णा सलाखों के पीछे बंद है और मामला अदालत में चल रहा है। अब अय्यागरी को अदालत से क्या सजा मिलती है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।